सभी माता पिता, संरक्षकगण एवं विद्यार्थियों को नमस्कार। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ज़मीं बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरों से मेरे साथी। इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो इन्हीं विचारों के साथ आइए हम अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं प्रत्यय प्रकरणम। प्रत्यय प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर आपको इस शब्द के ऊपर जोर देना है, उसको हम समझेंगे, लेकिन पहले हम प्रत्यय के भेदों की चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रत्यय हमारा कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। ये प्रत्यय के मूल भेद हैं, लेकिन हम अपने पाठ्यक्रम के हिसाब से सिर्फ कृत प्रत्यय की ही चर्चा करेंगे। परिभाषा को एक बार फिर देखते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अब हमें देखना है कि ऐसे शब्द कौन से हैं। शब्दांश का मतलब है शब्द के अंश, जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर, तो ये भी तय है कि वो शब्द के अंत में ही जुड़ेगा। तो कृत प्रत्यय, ये जो प्रत्यय है ये हमेशा धातु के अंत में जुड़ेगा। तो दो चीजें निकल करके जो हमने यहां पे ये अंडरलाइन कर रखी है, ये स्पष्ट हो गई है। शब्दांश कौन सा है? कृत प्रत्यय। कहां जुड़ रहा है? शब्द के अंत में। और ये शब्द क्या है? ये शब्द है धातु। धातु को हम क्रिया के रूप से भी जानते हैं। तो आसान सी भाषा में अगर हम समझें तो कृत प्रत्यय हमेशा किसी धातु के अंत में ही आएगा। धातु क्रिया, एक कर्ता के द्वारा किया जाने वाला कार्य। आपने संस्कृत में अनेक धातुओं का प्रयोग पढ़ा था, जैसे पठ, लिख, धाव, हस इत्यादि। तो ये काम कर्ता के द्वारा किया जा रहा है। पठ का मतलब पढ़ना, लिख का मतलब लिखना, धाव का मतलब दौड़ना, हंस का मतलब हंसना। तो ये सब क्रिया या धातु हैं। अंग्रेजी भाषा में इन्हें वर्ब कहा जाता है। तो कृत प्रत्यय हमेशा इनके अंत में, यानी इन सब के अंत में प्रत्यय जुड़ेंगे। तो उम्मीद है यहां तक आपको परिभाषा समझ में आ चुकी होगी। तो एक कृत प्रत्यय की परिभाषा है जो अभी मैंने आपको विस्तार से समझाया था, कि जो प्रत्यय धातु के बाद लगकर उन्हें संज्ञा, विशेषण या अव्यय बना दें। ठीक है, सबसे पहले आएगी आपकी धातु, इसके बाद में प्रत्यय, और जो रिजल्ट आएगा वो किसी संज्ञा के रूप में आ सकता है, विशेषण के रूप में आ सकता है, अथवा अव्यय के रूप में आ सकता है। ये तो हुई प्रत्यय की बात कि ये प्रयोग किस प्रकार होते हैं। एक अहम प्रश्न उठता है कि प्रत्यय का प्रयोग संस्कृत में क्यों जरूरी है। इसकी हम चर्चा करते हैं। जहां पर एक कर्ता के द्वारा, कर्ता होता है आपका काम को
करने वाला। जैसे आप दिन भर में अनेकों क्रियाएं करते हो, तो अनेकों क्रियाएं आपके द्वारा संपन्न हो रही हैं, तो इन क्रियाओं के कर्ता आप हैं। तो एक कर्ता कितने होने चाहिए यहां पे? एक कर्ता के द्वारा जब दो अलग अलग क्रियाएं संपन्न हो, जहां एक क्रिया पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, और तुरंत दूसरी प्रारंभ होने वाली हो, प्रारंभ होती है, तो इस प्रकार के वाक्यों में हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। और पहली क्रिया जब पूर्ण हो चुकी होती है, उसमें अर्थ निकलता है करके। क्या अर्थ निकलता है? करके। और जहां पर करके का अर्थ निकल रहा है, वहां पर जो हम प्रयोग करेंगे वो करेंगे त्वा प्रत्यय का। फिर से समझिए, कर्ता एक रहेगा हमारा, क्रियाएं दो हो रही हैं, एक पूरी होकर के दूसरी प्रारंभ हो रही है, और जो पूरी हो चुकी है उसमें अर्थ निकलता है करके। और जहां पे करके का अर्थ निकलेगा वहां पे हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह भोजन करके खेलता है। इसके संदर्भ में समझते हैं, काम को करने वाला कर्ता कौन है? वह सर्वनाम शब्द है। तो कर्ता हमारा अकेला है, काम दो हो रहे हैं, एक तो भोजन खाना और एक खेलना, पहली क्रिया दूसरी क्रिया। जहां पहली क्रिया पूर्ण हो चुकी है, यानी भोजन कर लिया गया है, उसके द्वारा अर्थ निकल रहा है करके। तो जहां पर क्रिया पूर्ण हो चुकी होती है वहां पे अर्थ निकलता है करके, तो भोजन करके दूसरा काम तुरंत प्रारंभ हो रहा है कि वो खेलता है। तो इस प्रकार एक कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं संपन्न हो रही हों, तो वहां पर हम प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। और इस स्थिति में जहां क्रिया पूर्ण हो चुकी है और अर्थ करके निकल रहा है और दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही है, तो वहां पे हम कृत्य प्रत्यय के जो भी हमने लिखा है, इसके सबसे पहले उदाहरण त्वा को हम पढ़ेंगे। देखिए त्वा, इसमें आपको लग रहा होगा कि मैं सिर्फ ये उच्चारण कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। इसमें आधा कै का भी उच्चारण है त्वा। कई जने इसको कत्वा बोल देते हैं, जो बिल्कुल गलत होगा। त्वा क्या है? देखिए, आपने अगर कक्षा 6 का पहला चैप्टर पढ़ा भी है, तो मैं आपको वहां पर थोड़ा सा लेकर के जाना चाहूंगा। तो वहां पर एक सूत्र था, अकुह विसर्जनीय नाम कंठहा। इसका मतलब हो गया ए और आ। कु का मतलब हो गया क वर्ग। क वर्ग में आपके क, ख, ग, घ, अंग, और विसर्ग, ये जो चिन्ह है, इनका उच्चारण हमेशा कंठ से होता है। तो ये कंठ में अवरुद्ध होकर के रह जाता है, यानी आधा कै कंठ में ही अवरुद्ध होकर के रह जाता है। इसलिए इसकी जो ध्वनि त्वा के समान आपको सुनाई पड़ती है, जबकि ये त्वा पढ़ा जाता है। तो इसे हम कत्वा न पढ़ करके त्वा पढ़ेंगे। तो देखिए, यहां पर हमने एक तरफ प्रकृति, एक तरफ प्रत्यय, और इन दोनों से मिलकर के जो पद बनेंगे वो हमने यहाँ पे लिखने हैं, और उसका अर्थ इस तरीके से हम समझ रहे हैं। तो प्रकृति अर्थात इस प्रकृति को हम धातु भी बोल सकते हैं, क्योंकि प्रत्यय हमेशा धातु के अंत में लगते हैं। तो आप ये देख लें कि ये सारी धातु हैं। खाद खाना, पठ पढ़ना, नम नमस्कार करना, गम जाना, लिख लिखना, श्रु सुनना, ज्ञा जानना, भू होना। तो खाद में जब हम त्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, तो इसमें कै जो है आधा, इसका इत संज्ञा से लोप हो जाता है, और जो शेष बचेगा वो हमारा बचता है त्वा। एक परिवर्तन तो ये करना है
जहां पर इस प्रकार के हलंतीय वर्ण हैं, जहां पर ये हमारे इस प्रकार के हलंतीय वर्ण हैं, जब इनको हम पद में बदल रहे हों तो हलंत वाले वर्ण में हलंत हटा करके हम छोटी ई की मात्रा का प्रावधान करते हैं। तो क्या बना, यहाँ पे हमने दैक के अंदर इसको दै के अंदर के हलंत को हटा दिया और छोटी ई की मात्रा लगा दी। ठीक है, इतना परिवर्तन। हलंत हटा करके छोटी ई की मात्रा आपको लगानी है और कै का संज्ञा से लोप हो जाता है तो त्वा शेष बचता है, तो बन गया खादित्वा। अर्थ क्या निकलेगा इसका, बताया था मैंने आपको, करके, तो खा करके ये पहली क्रिया होगी, इसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो रही होगी। इसको देख लेते हैं। पठ धन त्वा सेम वही है, पठी। पठी कैसे आया, हलंत को हटा दिया, छोटी की मात्रा लगा दी और अंत में शेष क्या बच रहा है, त्वा, तो बन गया पठित्वा, जिसका अर्थ निकलता है पठ का मतलब पढ़ना और पढ़ करके, पढ़ करके। नेक्स्ट देखते हैं नम प्लस त्वा। यहां पे एक छोटा सा जो चेंज है, परिवर्तन है, वो आपको ध्यान देना है। जहां पर ये हलंत वाले मैं दिए जाएं, वहां पर कोई छोटी की मात्रा का प्रावधान नहीं होता, उसमें सिर्फ आपको करना क्या है, मैं भी हट जाएगा और कै भी हट जाएगा। तो जहां भी हलंत वाले मैं दे रखे हों उनको आपको हटा देना है। तो मैं हट गया और कै हट गया, तो क्या बच गया, एक तो न, ये हट ही गया और ये भी हट गया, तो अंत में त्वा, तो बन गया नत्वा। और नत्वा का मतलब होता है नमस्कार करके। नत झुकना, कहते हैं ना नतमस्तक होना, तो मस्तक को नीचे करना, झुकाना, और ये झुकाने का मतलब है आप किसी के प्रति अपने आदर भाव को व्यक्त कर रहे हो। ठीक है, नत का मतलब झुकना। आगे देख लेते हैं गम प्लस त्वा। इसमें भी मैं दे रखा है, हलंत वाला, इस मैं को हटा देते हैं और आगे का कै भी हट जाएगा, तो गे और आगे त्वा, तो बन गया आपका गत्वा, जिसका मतलब होता है जा करके। अगला, जैसे ऊपर वाला बना रहे थे हम, जैसे यहां पे लिख प्लस त्वा, खे के अंदर छोटी की मात्रा लगा दीजिए, तो बन गया लिखित्वा। इसका अर्थ हो गया लिख करके। श्रु प्लस त्वा, इसमें कुछ नहीं हटेगा सिर्फ कै के अलावा, तो जैसे ही कै हटा देते हो तो बन गया श्रुत्वा। श्रु का मतलब होता है सुनना, तो सुन कर के। ज्ञा प्लस त्वा, ज्ञात्वा, ज्ञा, दो शब्दों से मिलकर के बना है, जा धन न्य, ज्ञ, इसका मतलब होता है जानने वाला, तो ज्ञात्वा जान करके। नोइंग समथिंग, किसी चीज को जान करके। नेक्स्ट है भूधन त्वा, अर्थ बना भूतवा, होकर। के लगाना चाहो तो लगा दीजिए, होकर के। त्वा प्रत्यय के बाद जो कृत प्रत्यय का हमारा दूसरा उदाहरण आता है, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है, वो है ल्यप प्रत्यय। तो ये भी जहां पर एक कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं संपन्न की जा रही हो उसके योग में ही प्रयोग होगा, लेकिन यहां पर
जो परिवर्तन आता है त्वा प्रत्यय में आपने देखा था त्वा शेष बचता है, ल्यप प्रत्यय में यह शेष बचेगा। और दोनों का अर्थ ही करके निकलता है। अब आपके सामने प्रश्न ये होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि कहां पे त्वा है और कहां पे हमें लेप का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों का अर्थ करके निकल रहा है। तो देखिए, यदि आपको इस प्रकार के वाक्य दिए हुए हैं तो उनमें जहां लेप दिया गया होगा, जहां पे किसी पद का अर्थ करके निकल रहा होगा, उसके अंत में यह आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और जहां पर त्वा प्रत्यय दिया होगा उसके अंत में त्वा शेष होगा, जहां पे उस पद का अर्थ करके निकल रहा होगा। एक पहचान तो ये है। और एक इसकी आसान सी पहचान ये है कि हमने पढ़ा था त्वा का जो प्रावधान था वो क्या है, धातु प्लस त्वा। लेकिन लेप का जो प्रावधान हम पढ़ रहे हैं, धातु से पहले उपसर्ग होगा, उपसर्ग प्लस धातु प्लस लेप। क्लियर? तो लेप की जो स्ट्रक्चर बनती है, इसमें सबसे पहले उपसर्ग होगा, फिर कोई धातु होगी और फिर हम लेप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। और लेप का प्रयोग करके आपको अंत में यह शेष दिखाई देगा। अब देखिए, यहां आपको लेप प्रत्यय के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला है, उपसर्ग है सम, धातु है इसमें पट और प्रत्यय है लेप। तो इनको बनाने का तरीका क्या है, मैं आपको आधा हलंत वाला दिखाई दे रहा है, तो से आधा मैं, क्योंकि इसके आगे कोई भी आपको स्वर दिखाई नहीं दे रहा। अगर स्वर होता तो वो स्वर इसमें जुड़ जाता, और जिस भी ध्वनि का स्वर होता वो ध्वनि या तो मात्रा के रूप में लग जाती, अगर ए होता तो मैं पूरा हो जाता। परंतु यहाँ कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए मैं आधा। आगे क्या है, पे, पे को हम पूरा का पूरा ले लेते हैं। ठे के आगे भी कोई स्वर नहीं है, तो ठे के नीचे हम हलंत लगा करके छोड़ देते हैं। लेप का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमने पढ़ा है कि लेप का जहां भी प्रयोग किया जाएगा उसके अंत में क्या आपको शेष मिलता है, यह जो शेष मिलेगा उसको हम यहां पे लगा देंगे। जो शेष मिलेगा उसको हम यहां पे लगा देंगे, तो बना समपठ्य। तो यह होने के कारण यहाँ पे लेप प्रत्यय है, और इसका अर्थ निकल करके आता है अच्छी तरह पढ़ करके। अगले को देख लेते हैं। अगला उदाहरण है वी धन स्मृ धन लेप। तो इसमें उपसर्ग हो गया वी, स्मृ, स्मृ स्मरण करना, विस्मृत। यह से पहले री है, री और यह, इसके बीच में आपके तय का योग हो जाएगा, तो बन गया विस्मृत्य। क्या बन गया, विस्मृत्य। और इसका अर्थ निकलता है भूल कर। क्या अर्थ निकलता है इसका, भूल कर के। अगला देख लेते हैं, आ धन वृत्त धन लेप। इसमें कुछ नहीं करना, री ऋषि होने के कारण यहाँ पे तय, यहाँ पे गौण था, क्योंकि यहाँ पे री के बाद में निश्चित रूप से यहाँ पे तय का नहीं है तो हम लगा देंगे, और है तो हम लगाएंगे नहीं। यहाँ देखिए आ बन गया, व्री ऐसा कैसा हम उतार देते हैं, तय के आगे कोई स्वर नहीं है इसलिए तय आधा
और ल्यप में यह शेष बच जाता है आवृत्य। आवृत्य का मतलब होता है दोहरा करके। आप यहाँ देख रहे हैं सब के अंत में यह आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए ये ल्यप प्रत्यय है। और दूसरी परिभाषा क्या है इसकी, इन सब में सबसे पहले उपसर्ग का प्रावधान हो रहा है। पहले में सम, दूसरे में वी, तीसरे में आ, चौथे में देख लेते हैं वि धन ज्ञा धन ल्यप, विज्ञाय, विज्ञाय जान करके। ठीक है, तो अब हम दोनों ही जो प्रत्यय पढ़े थे हमने, त्वा और ल्यप, तो इन दोनों ही प्रत्यय को हम एक बार फिर से संक्षिप्त में समझने का प्रयास करते हैं। त्वा, ये धातु के साथ लगता है और त्वा शेष बचेगा। ल्यप, ल्यप में सबसे पहले कोई उपसर्ग होगा, फिर धातु होगी और फिर ल्यप होगा, और अंत में क्या बचेगा, ये। दोनों का ही अर्थ निकलता है करके। मैं कहता हूं आपसे पठित्वा, तो बताइए इन दोनों में से कौन सा प्रत्यय है। तो आपको क्या देखना है, इसके अंत में देखना है। अंत में क्या आ रहा है, त्वा, तो आप निश्चित रूप से कह दोगे जी इसमें त्वा प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है। अब इसको एक्सटेंड फॉर्म में लिखना है, इसको विस्तृत फॉर्म में लिखना है, तो आप देखोगे कि इसमें जो धातु है वो पठ धातु आ रही है और प्रत्यय कौन सा आ रहा है, त्वा। तो ये इसकी विस्तृत रूप में लिखना इसको क्या कहा जाता है। इस प्रकार आपने इसको विस्तृत रूप में लिख दिया। मैंने कहा आगम्य, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इसके अंत में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये, और जिसके अंत में ये हो वो कौन सा प्रत्यय होता है, ल्यप प्रत्यय। तो आप कह दोगे ल्यप है, और इसको विस्तृत रूप में लिखना है तो आ, इसमें उपसर्ग आ रहा है, धातु कौन सी आ रही है, गम, गम का मतलब जाना, तो धातु आप लिख देंगे जो भी मूल धातु है, और प्रत्यय कौन सा आ रहा है, ल्यप। तो ये इसकी विस्तृत फॉर्म हो गई है, विस्तृत रूप हो गया। इस प्रकार इसको आपको लिखना है, आगम ल्यप। यहां मैं कुछ आपको उदाहरण दे रहा हूं जो मैं चाहूंगा कि आप अपने अभ्यास कार्य में इनको हल करेंगे। तो पहला है गत्वा। ऑप्शंस हैं गम प्लस त्वा, गम प्लस ल्यप और गम प्लस त्वा। तो अंत में क्या शेष आ रहा है, त्वा, और जहां पे त्वा प्रत्यय, ये जहां पे त्वा निकलता है वहां पे प्रत्यय होता है त्वा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां पे जो मूल पद है यानी धातु वो सही है, लेकिन प्रत्यय अधूरा है, इसलिए ये गलत होगा। ल्यप का तो मतलब ही नहीं है, ल्यप में तो यह शेष बचता है, तो यहाँ पे यह शेष नहीं बच रहा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे धातु भी सही दी गई है और प्रत्यय भी सही दिया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गम धन त्वा। इसी प्रकार से नम प्लस त्वा। अब हमने पढ़ा था जहां भी आपको हलंतीय में दिया जाता है तो वो हट जाता है और कै भी हट जाता है, तो दोनों हट जाएंगे तो क्या बन जाएगा, नत्वा। ये राइट है। नमित्वा कोई शब्द नहीं होता और नृत्य तो बिल्कुल ही गलत है, तो हमारा राइट हो जाएगा नत्वा। लिखित्वा में लिख धातु तो सही है, लेकिन प्रत्यय ल्यप दे रखा है, और ल्यप यहाँ लगेगा ही नहीं, क्योंकि ल्यप से पहले धातु होनी चाहिए और धातु से पहले निश्चित रूप से यहाँ पे उपसर्ग होना चाहिए, तो उपसर्ग का अभाव है। और वैसे भी यहाँ पे यह शेष आता अगर ल्यप का प्रयोग है, तो हमारा ये पहला पद गलत है। दूसरा देख लेते हैं, त्वा प्रत्यय गलत दिया गया है, तो इसलिए ये गलत है। लिख और त्वा, त्वा ऐसे लिखा जाता है, तो हमारा राइट हो जाएगा लिख धन त्वा। आ धन दा धन ल्यप। अब धातु से पहले यहाँ प्रत्यय, धातु से पहले यहाँ पे उपसर्ग दे रखा है, और उपसर्ग होने के कारण यहाँ पे ल्यप प्रत्यय है, त्वा गलत है। ल्यप प्रत्यय में यह शेष बच जाता है, इसलिए ये राइट है, आधा है। आधा ल्यप गलत। आगम में इसको तोड़ना है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, ल्यप प्रत्यय है, राइट है। आ उपसर्ग है, गम धातु है, त्वा कोई प्रत्यय नहीं होता, इसलिए गलत है। इसमें त्वा है ही नहीं, इसलिए ये गलत है, क्योंकि इसके अंत में यह शेष आ रहा है, तो ये हमारा राइट होगा और ये त्वा गलत होगा। तो उम्मीद है अभ्यास आपको समझ में आया होगा। तो आज आपने पढ़े हैं त्वा प्रत्यय और
लिप प्रत्यय। तो आज के लिए बस इतना ही।